तो जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, हमारा घर हमारा विद्यालय, लेकिन इसके कार्यक्रम के पीछे की जो सोच है, जो डिजाइन है, मैं चाहूंगा कि प्रस्तुतिकरण के पहले अगर आप बहुत संक्षेप में उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ताकि आपके मन में ये बात घर कर जाए कि ये सिर्फ एक हम जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारे कार्यक्रम शिक्षा विभाग में लागू करते रहते हैं, ये जो कार्यक्रम है ये उन कार्यक्रमों से किस तरह अलग है। और आप ऊपर एक हैशटैग की लाइन देख रहे हैं, जो लोग ट्विटर उपयोग करते हैं वो हैशटैग समझते होंगे, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। तो हम विगत 3 माह से विभाग स्तर से जो भी प्रयास हो रहे हैं, जो आप सबके अथक परिश्रम से ही संभव है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है जो हमें हासिल करना है, जिसको निरंतर अग्रसर रहना है, वो है अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। साथियों, अभी तक हमने जो भी प्रयास किए हैं, उन सभी प्रयासों को समाहित कर उन्हें और एक अच्छे पैकेज के रूप में परिवर्तित कर हम लोग 6 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पीछे 3 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं जो आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है। पहला है आरटीई संबंधी प्रावधान। आप सभी अवगत होंगे कि शिक्षा का अधिकार जो प्रावधान है, उसमें प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम 200 अकादमिक दिवस और माध्यमिक कक्षाओं के लिए कम से कम 220 अकादमिक दिवस, यानी कि एक वैज्ञानिक पद्धति से अगर बच्चा सीखे तो कम से कम उसे 200 दिन में वो अपना कोर्स कवर कर पाएगा, लर्निंग आउटकम्स का अचीव कर पाएगा। और माध्यमिक कक्षाओं में यही अवधि 220 दिन की होती है, क्योंकि सिलेबस का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा कठिन होता है और सब्जेक्ट की संख्या है वो ज्यादा होती है। आप देखेंगे कि अगर हमारा 1 अप्रैल से गत वर्षों में जो सत्र स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन की अवधि में हम ऑलरेडी अप्रैल 2020 के करीबन 22 शैक्षणिक दिवस का नुकसान हमें हो चुका है। अगर ये एक आम वर्ष होता तो हमारे शालाएं हैं वो 15 जून से प्रारंभ हो चुकी होती। 15 जून से 30 जून तक भी करीबन हमारे 12 शैक्षणिक दिवस हैं, उसकी कमी हो चुकी है। इस तरह से हमारे शैक्षणिक दिवस का अप्रैल और जून को मिलाकर ऑलरेडी 44 दिन का नुकसान हो चुका है। तो करीबन 10 से 15% का ये नुकसान हो चुका है और इस नुकसान की भरपाई हमें करनी है और इस हमारे बच्चों के जो लर्निंग लेवल हैं वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो। दूसरा कारण यह है इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का कि आपने देखा होगा आपके परिवार में जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में हैं या आपके नेबरहुड में आपके निकट परिजनों के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स ने अप्रैल मई जून के महीने में निरंतर ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं 4-4, 5-5 घंटे की। तो जिन बच्चों के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जो निजी स्कूल्स में है, वहां तो बच्चों की पढ़ाई निरंतर हो रही है, लेकिन हमारे शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जो सामाजिक आर्थिक परिवेश है, जिनके पास इस तरह की सीखने की डिवाइसेस नहीं है, उनके बीच में और निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में एक लर्निंग गैप विकसित होता जा रहा है। इस गैप को कम से कम करने का भी प्रयास हमारा घर हमारा विद्यालय के माध्यम से किया जाएगा। तीसरा, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है लर्निंग कॉन्टिन्यूम, यानी कि जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर होती है। और इस निरंतर सीखने की प्रक्रिया में यदि 3-3, 4-4 महीने का व्यवधान उत्पन्न होता है, विशेषकर छोटी कक्षाओं के बच्चों में जो कि एक फॉर्मेटिव ईयर होते हैं, जहां पे हमारे मन मस्तिष्क का सीखने की प्रक्रिया का जब विकास होता है, यदि इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है तो आने वाले कक्षाओं का जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, जो पढ़ाई है, वो बच्चों को और मुश्किल लगेगी। तो हो सकता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल आना पसंद ना करें, क्योंकि स्कूल में बैठ के आके क्लास में बैठ के क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है क्षमता उन बच्चों को समझ में ना आए, क्योंकि 4 से 5 महीने का ब्रेक अगर हो जाता। तो इन 3 जो बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं, इनको ध्यान में रख के हमने हमारा घर हमारा विद्यालय कार्य योजना तैयार की है, कार्यक्रम तैयार किया है। ये 3 फैक्टर्स हैं, आपको अपने दिमाग में हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ताकि जब आप बच्चों से मिलें, उनके पालकों से मिलें, अपने सहपाठियों से मिलें, तो आपको ध्यान में रहे कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है सिर्फ कार्यक्रम का क्रियान्वयन ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे की जो सोच है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपकी जानकारी में है कि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उसके बाद हमारे सीखने की प्रक्रिया निरंतर कर रखने के लिए हमने ये रिज्यूम किया। हमने ये सोचा कि प्रत्येक घर में औसतन 3 में से कोई ना कोई 1, 2 या तीनों डिवाइस हो सकती हैं, यानी कि या तो घर में रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकती है, मोबाइल हो सकता है,
तो विभाग ने राज्य स्तर से प्रयास किया कि क्यों ना इन तीनों ही डिवाइसेस का उपयोग कर बच्चों तक शैक्षिक सामग्री पहुंचाई जाए, ताकि हमारे बच्चे लॉकडाउन की अवधि में भी, ऐसी अवधि में जब स्कूल बंद हैं, ऐसी अवधि में कम से कम सीखने की प्रक्रिया हमारी ना रुके। इसलिए हमने मोबाइल के माध्यम से डिजिलैब कार्यक्रम संचालित किया, रेडियो के माध्यम से रेडियो स्कूल कार्यक्रम संचालित किया, और टीवी के माध्यम से डीडीएमपी, जहां पे मध्य प्रदेश का जो दूरदर्शन चैनल है, वहां पे करीबन 3 से 4 घंटे का कार्यक्रम है जो कक्षा 9 से 12 के बच्चे हैं उनके लिए प्रसारित किया जाता है। हमारे बहुत कुछ जिलों में हमारे शिक्षक साथियों ने आगे आकर जो गत वर्ष की दक्षता उन्नयन की जो किताबें थी, जो वर्कबुक थी, उसका भी वितरण सुनिश्चित किया। और इस पूरे कार्यक्रम की जो धुरी है, जो मॉनिटरिंग है, वो जो हमारे शिक्षक साथी हैं, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने बहुत ही अथक परिश्रम कर यह प्रयास किया कि जो भी हम कंटेंट टीवी, रेडियो, मोबाइल या वर्कबुक के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका एक निरंतर फीडबैक हमारे बच्चों को मिले। और हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का कार्य करके जहां जहां भी कनेक्टिविटी थी, पेरेंट्स के पास, बच्चों के पास मोबाइल फोन थे, उनको जो असाइनमेंट दिए जा रहे थे वो असाइनमेंट व्हाट्सएप पे बुलाए, उसको चेक किया, करेक्ट किया और वापस बच्चों को एक फीडबैक दिया कि बेटा आपने ये गलती की है, इसमें ये कमी रह गई है, आप इसमें सुधार करिए। तो इस तरह के जो क्रियान्वयन का स्तर है वो भी हमारे शिक्षक साथियों ने अचीव किया है। और अब लेकिन हमारी चुनौती यह है कि अभी जो प्रयास एक आइलैंड के रूप में किए जा रहे हैं, कि हमारे कुछ शिक्षक साथी ऐसा कर रहे हैं, उसको हमें एक व्यवस्था के रूप में पूरे विभाग के जो हमारे शिक्षक हैं उन सभी को इसे अपनाने की आवश्यकता है। डिजिलैब कार्यक्रम का बहुत ही सफल संचालन किया जा रहा है, लेकिन ये हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए भी है, हमारे शालाओं में पढ़ने वाले करीबन 60-65 लाख जो बच्चे हैं, उनमें से एक जो आंतरिक सर्वे हमने किया था आप सभी के माध्यम से, मात्र 22 से 25 लाख माँ बाप ही ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है और जो व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। इनमें से इन सभी को आप सभी ने बहुत ही मेहनत करके जोड़कर 50,000 से अधिक व्हाट्सएप समूह बनाए हैं, जो कि कक्षावार हैं, शालावार हैं। परंतु चिंता का विषय इसमें बहुत ही गंभीर है। पहला ये कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से मात्र 20 से 25% पेरेंट्स तक या बच्चों तक ही पहुंच पाए हैं। और जैसा कि आपको विदित होगा कि हम रोज 10 से 11 के बीच में डिजिलैब पे जो शिक्षण सामग्री भेज रहे हैं, जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था तो 2 लाख व्यूज, यानी कि जो हम सामग्री भेज रहे हैं, मात्र 2 लाख बच्चे ही उसका उपयोग करते थे। आप सबने मेहनत की, गृह संपर्क किया, बच्चों से मुलाकातें की, उनके पालकों से आप लोगों ने मिले, गृह संपर्क अभियान किया। उसका परिणाम यह रहा कि अभी हम 6.5 से 7 लाख पर दिन की व्यूअरशिप पे आ गए हैं। परंतु हमारे 1 से 8 के बच्चों का जो एनरोलमेंट है, उसके अगर पूरे उस फिगर की से तुलना करें तो जो पहुंच है मात्र वो 10% है, जो दर्शाता है कि अब हमें व्हाट्सएप के अतिरिक्त भी कुछ अधिक और कुछ ठोस कार्यक्रम लेके जाना चाहिए, जिससे हम बच्चों तक और पालकों तक पहुंच सकें। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने जो हमारा घर हमारा विद्यालय जो कार्यक्रम प्रारंभ करने का जो एक कार्ययोजना तैयार की है, उसमें हमने सबसे ज्यादा जोर इस बात को दिया है कि जब स्कूल लगता है और जब तो उस समय एक प्रत्येक टीचर और प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक पालक का जो दिन होता है वो स्कूल के टाइम टेबल अनुसार सेट हो जाता है। हम सबको पता होता है कि जो शासकीय शाला प्रारंभ होने का टाइम है, बंद होने का टाइम है, उस समय हम कोई और कार्य नहीं करते हैं और हमारा उद्देश्य होता है कि हम समय से स्कूल जाएं और स्कूल बंद होने के बाद समय से घर आएं, फिर स्कूल में हमें जो गतिविधि मिलती है उसे हम घर पे करने का प्रयास करें। तो ये जो रूटीन एक हमारा जब स्कूल चलता है, जिसके कारण हमारा एक पूरी दिनचर्या एक बंध जाती है, एक सेट हो जाती है, उसी तरह का भाव हमारा स्कूल हमारा घर हमारा स्कूल कार्यक्रम में देने का प्रावधान किया गया है। दूसरा, जैसा प्रमुख सचिव मैडम ने भी उल्लेख किया था और मैंने भी आपको भी जिक्र किया कि जो निजी शाला और शासकीय शालाओं में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो डिजिटल डिवाइड, यानी कि जिन बच्चों के पास, जिन पालकों के पास डिजिटल डिवाइसेस उपलब्ध हैं, डिजिटल माध्यम उपलब्ध हैं, वहां तो बच्चे निरंतर सीख पा रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास इस तरह की डिवाइसेस नहीं हैं, वहां के बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में जो बाधा उत्पन्न हुई है,
इसके कारण एक ही क्लास के, एक ही उम्र के, एक ही स्कूल के बच्चों में लर्निंग गैप एक विकसित हो रहा है, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बन सकता है। इस फासले को हम कैसे कम कर सकते हैं, यह भी हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से एड्रेस करने का प्रयास किया है। तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा है वो यह है कि कोविड के दौरान जो विभिन्न माध्यम थे बच्चों के पास सीखने के, उसमें रेडियो था, टीवी था, मोबाइल था और वर्कबुक थी। लेकिन 1 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में हम लोग प्रत्येक शाला स्तर पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके यह प्रयास करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं जिनका अगली कक्षा में प्रवेश हुआ है, उनको हम लोग पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक्स प्रदान करें। तो जो एक छोटा सा अंतर इस कार्यक्रम में होगा वो यह है कि पहले हम सिर्फ टीवी, रेडियो, मोबाइल और वर्कबुक के माध्यम से फोकस कर पा रहे थे, परंतु 1 जुलाई से प्रत्येक बच्चे के हाथ में नए सत्र की पुस्तक, नई कक्षा की पुस्तक और वर्कशीट होगी। तो वर्कशीट और पाठ्य पुस्तक को भी हम कैसे इस कार्यक्रम में जोड़ सकते हैं, यह भी हमने जोड़ने का प्रयास किया है। सबसे महत्वपूर्ण काम यह है जो आप सभी को भी सोचना है कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए एक समन्वित प्रयास करने का एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें बच्चे के पास सीखने के जो संसाधन हैं, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, वर्तमान में बच्चे के पास जो सीखने के संसाधन हैं, रेडियो, मोबाइल, टीवी, वर्कबुक और अब बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक भी मिलेंगी। इन पांचों चीजों को समाहित करके हम हफ्ते दर हफ्ते का एक साप्ताहिक लर्निंग पैकेज बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, जो हमारा घर हमारा स्कूल का बेसिकली एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु होगा। हमारा घर हमारा स्कूल का जो उद्देश्य है, जो आशय है, वो आप सभी बेहतर समझते हैं, विशेषकर प्रारंभिक कक्षा में, कि ऐसा नहीं है कि जब बच्चा स्कूल आता है तभी बच्चा सीखता है। हमारा जो घर है, बच्चा जिस घर में रहता है, वो हमारे बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है और बच्चे की जो एक सामान्य ज्ञान होता है, उसका प्रारंभिक जो शब्द ज्ञान होता है, उसके बोलचाल की जो भाषा होती है, बोलचाल का जो लहजा होता है, यह सब बच्चा अपने घर में ही सीखता है। तो हम लोगों ने सोचा कि जब बच्चा ऑलरेडी अपने घर में रह के इतना कुछ सीख सकता है, तो क्यों ना स्कूल बंद होने की स्थिति में हम लोग प्रयास करें कि बच्चा घर पे रह के और कैसे एक संगठित, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक स्ट्रक्चर्ड प्रयास से बच्चा बेहतर सीख सकता है। यह हमने अवधारणा रखी है हमारा घर हमारे विद्यालय में। दूसरा जो सबसे अहम है कि बच्चा जब स्कूल आता है तो उसको सिखाने के लिए हमारे शिक्षक साथी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन शिक्षक साथियों से अगर बच्चों का संपर्क नहीं हो पा रहा है तो हमारे सीखने की प्रक्रिया बाधित ना हो, इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया है कि बच्चे के घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, जो उस घर में मौजूद हैं, उनके माध्यम से बच्चा सीख सकता है। और जब हम सीखने की बात करते हैं तो सीखने की जो बातें हैं वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होती हैं। बच्चे के आसपास जो सामाजिक आर्थिक परिवेश होता है, हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है, हमारे घर का जो रहन सहन होता है, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके जो अनुभव होते हैं, यात्रा वृत्तांत होते हैं, इन सब चीजों से भी बच्चा बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो हमारा घर हमारा विद्यालय में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो एक स्ट्रक्चर, एक कार्यक्रम बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, उसमें घर के जो सदस्य हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो जब आप गृह संपर्क करें तो बार बार आपको उसकी ओर इंगित करना है उनके माँ बाप से चर्चा करते वक्त। अब हम आते हैं कि बेसिकली हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस कार्यक्रम का फ्लो कैसा है और इस कार्यक्रम के जो अहम पहलू हैं वो किस प्रकार से हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा स्कूल में एक टाइम टेबल होता है जिससे हमारी पूरी जो दिनचर्या है वो तय हो जाती है। उसी तरह का एक भाव है वो हमने कार्यक्रम में देने का प्रयास किया है कि बच्चा अपने घर पे ही प्रातः 10 से दोपहर 1 यानी 3 घंटे बैठकर एक कक्ष में एक स्थान पर बैठकर अपनी पढ़ाई करे। चूंकि घर की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं,
शायद सभी बच्चों के लिए प्रतिदिन ये संभव ना हो कि वो 10 से 1 तक पढ़ें। तो ये जो कार्यक्रम है ये एक पूरी तरह से फ्लेक्सिबल कार्यक्रम है। जिस बच्चे के पास जब समय उपलब्ध हो वो बच्चा पढ़े, लेकिन प्रयास यह होना चाहिए कि यदि एक समय सीमित हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो वो मानसिक रूप से बच्चों के माँ बाप को भी पता रहेगा और बच्चों को भी पता रहेगा कि इस अवधि में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनसे हम कोई और घरेलू कार्य ना कराएं, उन्हें कहीं बाहर जाने को ना बोलें, और जो 3 घंटे दिन में बच्चा जो फिक्स कर पाता है पढ़ने के लिए, उसमें किसी भी तरह का व्यवधान ना हो। दूसरा, इस कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा पहलू है कि बच्चा की जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें पढ़ने की प्रक्रिया होती है, लिखने की प्रक्रिया होती है, करने की प्रक्रिया होती है, सुनने और बोलने की प्रक्रिया होती है। तो इन चारों ही जो सीखने के माध्यम हैं, इसको हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। कि सबसे पहले देखना, तो हमने जो गतिविधि भेज रहे हैं बच्चों को डिजिलैब के माध्यम से, बच्चे उस वीडियो को देखें। फिर उस गतिविधि में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो गतिविधि करने के लिए जो कहा गया है, उस गतिविधि को बच्चे अपनी कॉपी में करें। रेडियो कार्यक्रम जो आता है हमारे रेडियो स्कूल, उसमें उसको ध्यानपूर्वक सुने, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसका पालन करें। और फिर बोलना, जो बच्चों ने सीखा है उसको दोहराएं, अपने माँ बाप से चर्चा करें, अपने भाई बहन से चर्चा करें, कहानी सुने, गीत सुनाएं, उनसे कुछ सीखें। तो ये जो पढ़ना, सीखना, करना, सुनना, बोलने के जो फैक्टर्स हैं, जो एक कक्षा में संभव हो पाते हैं, उसी तरह का एक माहौल, उसी तरह की व्यवस्था बच्चों को घर पे देने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने प्रारंभिक तैयारी का समय है, हम लोगों ने यह सोचा कि जुलाई 1 से जुलाई 4 की अवधि में हम प्रत्येक बच्चे को जो नवीन सत्र की जो टेक्स्ट बुक है वो हम बच्चों को दे देंगे। और जब हमारा पाठ्य पुस्तक वितरण का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद 6 जुलाई यानी कि आज से आने वाले जो दूसरा सोमवार है, उस समय से हम हमारा विद्यालय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम को एक बेहतर और एक थोड़ा सा फॉर्मल फील देने के लिए हमने यह भी इसमें एक बहुत ही एक रोचक बिंदु जोड़ा है कि जिस तरह स्कूल शुरू होने और स्कूल बंद होने के लिए घंटी का या बैल का उपयोग किया जाता है, उसी तरह से पालक या बड़े जो भाई बहन है परिवार में, वो घंटी या थाली बजाकर एक संकेत दे सकते हैं, ताकि जो बच्चे खेल रहे हैं या बाहर हैं वो आसपास आकर अपने घर में बैठ जाएं और जैसे ही 10 बजते हैं अपनी पढ़ाई का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ कर सकें। दूसरा, इस पूरा जो हमारे विद्यालय की जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, उसको हमने 3 हिस्सों में विभाजित किया है। पहला है पढ़ाई का हिस्सा 10 से 1, इसके बाद 4 से 5, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बच्चे खेल कूद के माध्यम से, क्राफ्ट से, कलात्मक गतिविधियों से, पेंटिंग से, ड्राइंग से, लिटरेचर की एक्टिविटीज से बच्चे सीख सकते हैं। प्लस बच्चों पे पढ़ाई का अत्यधिक भार ना हो, वो अत्यधिक बोझित महसूस ना करें, इसीलिए हम लोगों ने 4 से 5 का प्रतिदिन का 1 घंटा है वो आरक्षित किया हुआ है, जिसमें हम यथासंभव रेडियो या टीवी या व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न तरह की जो गतिविधि हैं, जो सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं और इंटरेस्टिंग कंटेंट बच्चों को देती, जिसमें खेलकूद की गतिविधियां शामिल हैं, इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं कि हम रेडियो पे कोई अनाउंसर बोलेंगे, फिर बच्चों को कौन कौन से मूवमेंट करने हैं, पीटी करनी है, इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो हम बच्चों से कराने का प्रयास करेंगे। और जो 7 से 8 का समय है वो स्व अध्ययन का समय होगा, जहां पर हमारी अपेक्षा है कि जिस तरह से हमने लॉकडाउन में अलग अलग प्रतियोगिताएं प्रारंभ की थी, उन सभी प्रतियोगिताओं को, थीम को इस 7 से 8 के शाम के 7 से 8 की जो अवधि है उसमें समाहित करते हुए हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो वार्तालाप करें, क्योंकि भाषा सीखने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है किस्से कहानी सुनना, आपस में बोलचाल करना, और विशेषकर जब बच्चे आपस की उम्र के बच्चों से बात करते हैं तो जो शब्द ज्ञान होता है वो बहुत सीमित होता है। लेकिन जब बच्चे किसी अपने घर के बड़े बुजुर्ग से या अपने किसी रिश्तेदार से बात करते हैं, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी, क्योंकि उनका शब्द ज्ञान बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा शब्दों की रेंज होती है, इसीलिए जब उनसे बार बार बच्चे बात करेंगे तो बच्चों की जो भाषा ज्ञान है, जो भाषा कौशल है, उसमें संवर्धन होगा। इसीलिए हम लोगों ने जो 7 से 8 का जो समय है
उसमें सुनने और लिखने की जो एक्टिविटी है उसको स्थान दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम जो हमारा 6 दिन का जो सप्ताह होता है उसमें सोमवार से शुक्रवार तक हम लोग अलग अलग जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसका संचालन करेंगे, परंतु हमारा जो शनिवार का दिन है उसको हम मस्ती की पाठशाला के रूप में, रोचक गतिविधियों के रूप में बच्चों से क्या क्या अच्छी चीजें कराई जा सकती हैं, बच्चे कम से कम लागत में उनके घर में जो सामग्री उपलब्ध है कैसे उसका उपयोग कर कोई नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जो स्थानीय स्तर पे जो खेल खेले जाते हैं वो बच्चे कैसे खेल सकते हैं, कोई नया आर्ट है, नया क्राफ्ट है, कोई नई कला है जो बच्चे सीख सकते हैं, या बच्चों के लिए स्टोरीज या दूरदर्शन पे हम लोग बाल साहित्य या जो चिल्ड्रन मूवीज होती हैं वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पूरा एक पैकेज है सप्ताह दर सप्ताह का इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कैसे हमारे जो बच्चे हैं घर पे रहकर सीख सकते हैं और सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त ना करके रोचक गतिविधियों करके भी बच्चे कैसे सीख सकते हैं। इन सभी बिंदुओं का समावेश हमने हमारा घर हमारे विद्यालय में करने का प्रयास किया है। जो दैनिक दिनचर्या है उस दैनिक दिनचर्या को हमने एक साप्ताहिक टाइम टेबल के रूप में कन्वर्ट किया है, जिसमें हमने सभी जो हमारे कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हमने 3 श्रेणियों में समूह का निर्माण किया है। कक्षा 1 से 2 के लिए एक समूह, कक्षा 3 से 5 के लिए एक समूह और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग समूह। हमारे शिक्षक साथियों को ऑलरेडी इस तरह के व्यवस्था से परिचित हैं, क्योंकि हमारा जो दक्षता उन्नयन का कार्यक्रम है उसमें भी हमने बच्चों को इसी तरह के कक्षा समूह में बांटा हुआ है और उसी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं हमारा घर हमारे विद्यालय के कार्यक्रम में। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सोमवार से शुक्रवार तक जो हमारे 6 दिन हैं इसमें हमने एक सुझाव के लिए बात मात्र 10 बजे से लेके 1 बजे तक का समय लिया है, परंतु स्थानीय परिस्थिति अनुसार हमारे परिवार में जो स्थानीय परिस्थिति होती है उसके अनुसार इस 3 घंटे का जो समय है उसका प्रारंभ होने का समय और अंतिम होने का समय उसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। परंतु हमें प्रयास यह करना चाहिए कि जब हम पेरेंट्स के पास जाएं, पालकों से बात करें, तो पालकों को इस बात पे जोर दें कि प्रत्येक बच्चा प्रत्येक घर में कम से कम 3 घंटे तक पढ़े और विशेषकर उसका जो शाम को 4 से 5 का समय है और 7 से 8 का जो समय है जहां पे उसे अन्य गतिविधि करनी है वो समय बच्चे को उपलब्ध हो। जिस तरह से डिजीलैब की जो डेली एक्टिविटी है, प्रत्येक दिन होने वाली जो गतिविधि है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से करीबन कार्यक्रम शुरू होने के 1 घंटे पहले मिलती है, उसी तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभी शिक्षक साथियों को व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से जो हमारा साप्ताहिक लर्निंग कार्यक्रम है, जो हमने वीकली लर्निंग पैकेज बनाए हैं, वो आपको सप्ताह प्रारंभ होने के कम से कम 2 से 3 दिन पहले मिल जाएं। उसमें कक्षावार कौन कौन सी गतिविधियां होनी है, किस दिन कौन सी गतिविधि होनी है, ये सारी मैपिंग हमने करके रखी है। तो ये भी जानकारी आपके पास समय से उपलब्ध रहेगी। जैसा कि प्रमुख सचिव मैडम ने उल्लेख किया था, मैं पुनः उस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है ये एक फ्रेमवर्क है, ये सुझाव के रूप में है। स्थानीय स्तर पे, टीचर के, हमारे शिक्षक के स्तर पे और बच्चे और पालकों के स्तर पे इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में काफी कुछ हमने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, जो स्थानीय परिवेश के आधार पे इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा सकता है। परंतु 2 बिंदुओं पे हमें जोर देने की आवश्यकता है कि हमने जो 3 से 4 घंटे पढ़ाई के लिए निकाले हैं ये हमारे प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दिन मिलने चाहिए। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी यह भी दी गई है कि आप सभी हमारे टीचर्स की जानकारी में है कि हमारे जो बच्चों के जो सीखने का स्तर है, बच्चे सीखने के अलग अलग स्तर पे हैं। जो बच्चा हमारा तेजी से सीखता है उसको हम और ज्यादा गतिविधि दे सकते हैं या वो और तेजी से हमारी वर्कबुक भर सकता है। तो यह फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे टीचर्स को ध्यान में रखना है ताकि प्रत्येक बच्चे का उसके सीखने के स्तर के अनुसार इस कार्यक्रम में जो रुचि है वो बनी रहे।
आप सभी यह भी इस बात से भी आप अवगत होंगे कि जब हमने डिजिलैब कार्यक्रम संचालित किया और हमने जो गतिविधियां दी या बच्चों को जो वर्कबुक दी, उसमें हमारे शिक्षकों की भूमिका बहुत ही अहम है, क्योंकि शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर यह ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा सीखने के किस स्तर पे है। जिस तरह से गत अकादमिक सत्र में हमने एंडलाइन, बेसलाइन, मिडलाइन का आयोजन किया था, तो उसके आधार पर स्थानीय शिक्षक के पास यह जानकारी उपलब्ध है कि कौन से बच्चे अंकुर, कौन से बच्चे तरुण और कौन से बच्चे उमंग समूह में चिन्हित किए गए हैं। शिक्षक साथियों को इसी जानकारी का उपयोग कर गृह संपर्क या मोबाइल के माध्यम से संपर्क करने के जो निर्देश हैं, उसको पालन करने की अपेक्षा की गई है। आप सभी की जानकारी में होगा कि हमारे ऐसे बहुत से पालक हैं जिनके पास फोन है, व्हाट्सएप है, परंतु इसके अलावा एक बड़ी संख्या ऐसी भी है पालकों की जिनके पास फोन नहीं है। तो मूल्यांकन की जो पद्धति है उसको बहुत ही सरल और बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही प्रासंगिक बनाने के उपयोग से हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि हमारे प्रत्येक शिक्षक को दो चीजों का आकलन करने की आवश्यकता है। पहला ये कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके पालक के पास मोबाइल उपलब्ध है, ऐसे कौन से बच्चे हैं या पालक है जिनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है। ये पहला हमें समूह बनाना है। और फिर इन दो समूह में हमें 3 अलग अलग आंतरिक समूह बनाने की आवश्यकता है। जिन बच्चों के पास या पालक के पास मोबाइल है, वह बच्चों का सीखने के स्तर के अनुसार वो अंकुर में है, तरुण में है या उमंग में है। उसी तरह जिन बच्चों के पास मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं है, वो बच्चे भी सीखने के स्तर के अनुसार अंकुर में समूह में है, तरुण समूह में है या उमंग समूह में है। तो आप ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल पे हमने आपके लिए अपेक्षित कार्यवाही बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि ऐसे बच्चे जिनके पास फोन है और जो सीखने के तरुण स्तर पे हैं, उनसे आप फोन पे संपर्क कर सकते हैं। परंतु ऐसे बच्चे जिनके पास फोन नहीं है और वो अंकुर स्तर पे हैं, यानी कि उन्हें शिक्षक के सहयोग की, शिक्षक की मदद की, शिक्षक की सहायता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो शिक्षक साथियों से यह अपेक्षा रहेगी कि ऐसे बच्चों के घर में आपको उनसे जाके गृह भेंट करनी है और उन्हें निरंतर मार्गदर्शन देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट की, सबसे ज्यादा सहयोग की, अपने टीचर से संवाद की अगर आवश्यकता किसी बच्चे को है तो वो ऐसे बच्चे को है जिसके पास फोन नहीं है और वो अंकुर समूह पे है। तो कहने का आशय ये कि जो स्थानीय परिस्थिति है आपके शाला की, आपकी कक्षा की, उन स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही आपको किस बच्चे को फोन करना है, किस बच्चे से व्यक्तिशः संपर्क करना है, गृह भेंट करनी है, यह कार्य योजना आपको बनानी पड़ेगी। जिन बच्चों के पास फोन है उनको आप वीडियो लेसन हमने जो भेजे हैं उस पे हमने क्या प्रश्न पूछे हैं, हम इसका एक कार्यक्रम उनके साथ कर सकते हैं। जो दक्षता उन्नयन की वर्कबुक है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है जो मैपिंग करके आपको उपलब्ध करा रहे हैं। बच्चे द्वारा किए गए हल के जो वर्कबुक एक्सरसाइज है वो बच्चे आपको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जो आलेख का जो डिक्टेशन का काम होता है, हिंदी और अंग्रेजी लेखनकार, वो भी बच्चे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो कहने का आशय ये कि जो लोकल स्थानीय परिस्थिति है, यह हमारे टीचर्स को स्वयं इसका आकलन करना है, परंतु प्रयास यह करना है कि या तो गृह संपर्क के माध्यम से या फोन के माध्यम से हम लोग प्रत्येक बच्चे तक पहुंचें। परंतु वहां पे हमारे शिक्षकों को अपना एक आंतरिक शाला प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन इस प्रकार से करना पड़ेगा कि आप कैसे अपने फोन का अधिकाधिक उपयोग कर बच्चों से संवाद कर सकते हैं, और जिन बच्चों के पास फोन नहीं है और अंकुर या तरुण श्रेणी के जो बच्चे हैं, समूह के जो बच्चे हैं, वहां पे आपको गृह संपर्क करना अनिवार्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो यह भी कि हम सिर्फ एक ही तरफ से वन वे कम्युनिकेशन ना करें, कि राज्य स्तर से जिले स्तर पे, जिले स्तर से संकुल स्तर पे, संकुल स्तर से शाला स्तर पे और फिर शाला स्तर से पालकों और बच्चों तक हमने अपना कंटेंट भेज दिया।
सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी कड़ी है इस पूरे कार्यक्रम के क्रियान्वयन की, वो है फीडबैक। यानी कि जो कंटेंट बच्चों को भेजा जा रहा है उसे बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, उससे कितना सीख पा रहे हैं, यह फीडबैक। और इस फीडबैक पे फॉलो अप एक्शन पूरे जो इस कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन का लूप है उस लूप को पूरा करेगा। और आप सभी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप जब भी अपने बच्चों से संपर्क करते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं, तो आपको जिस तरह से आपने 19-20 में बेसलाइन और मिडलाइन किया, उन्हीं क्राइटेरियाज को ध्यान में रखकर हमारे अब वर्तमान में जो बच्चे डिजीलैब के माध्यम से या किताबों के माध्यम से या वर्कबुक के माध्यम से जो सीख रहे हैं और एक्सरसाइजेस का जो हल कर रहे हैं, उसका स्तर क्या है, ये आपको बच्चों के लर्निंग लेवल को समझने में मदद करेगा। और आपको अपना एक मानसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लेना होगा अपने मन में कि 19-20 में जब हमने बेसलाइन लिया था, जो कि पेन पेपर टेस्ट था, उसके आधार पर बच्चे इन 3 समूह में आते थे। लेकिन अब चूंकि हम पेपर और पेन टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों को हमने जो एक्टिविटीज दी है, बच्चे जिस तरह से दक्षता उन्नयन की जो वर्कबुक है उसमें जो एक्टिविटीज हल कर रहे हैं, बच्चों का परफॉर्मेंस, बच्चों का प्रदर्शन उसमें कैसा है, ये आप जब चेक करेंगे तो आपके मन में अपने आप एक अंकुर, तरुण और उमंग की जो सूची है वो अपने आप आपको धीरे धीरे संधारित कर लेना चाहिए। इसीलिए आवश्यक है कि हमें प्रत्येक बच्चा, चाहे उसके पास मोबाइल हो या ना हो, प्रत्येक बच्चे को एक जो शाला का आपका एक कंपोजिशन होता है, प्रत्येक बच्चे से आपको संपर्क करने की आवश्यकता है। तब जाके हम बच्चों के लर्निंग लेवल अनुसार उनकी ग्रुपिंग कर पाएंगे, उमंग में, तरुण में और अंकुर में। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हमारा घर हमारा विद्यालय जो कार्यक्रम है वो स्कूल में ना होकर, जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, घर पे ही आयोजित होगा। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे जो बच्चे हैं, उनके पालक हैं, उनसे हमारा जीवंत संपर्क रहे। हम फोन के माध्यम से या गृह संपर्क के माध्यम से निरंतर जो परिवार हैं उनके साथ हम लोग संपर्क में रहें और उन्हें निरंतर प्रेरित करते रहें कि यथासंभव, जितना ज्यादा संभव हो, हमारा जो 10 से 1 का जो कार्यक्रम है उसका पालन करें। किन्हीं परिस्थितियों वश अगर हम 10 से 1 का जो समय सीमा है, जो 3 घंटे का हमने जो एक स्थान दिया हुआ है, अगर वो पूरा नहीं हो पाता है तो किसी और समय में, लेकिन कम से कम 3 घंटे बच्चों को बिना किसी डिस्टरबेंस के पेरेंट्स पढ़ें और पढ़ाएं। दूसरा, हमारा जो साप्ताहिक कार्यक्रम है जो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, उस कार्यक्रम में हमने जो 3 घंटे में क्या क्या गतिविधियां होनी है, इसका एक बहुत अच्छा स्वरूप भी तैयार करके दिया हुआ है। और किस समय कौन से विषय पे कौन सी गतिविधि की जानी है, ये भी हमने एक टाइम टेबल के माध्यम से देने का प्रयास किया है। और यह टाइम टेबल हमें अपने पेरेंट्स के साथ भी साझा करने की आवश्यकता है। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि 15 जुलाई के आसपास 15 अगस्त और 31 अगस्त तक जो साप्ताहिक कार्यक्रम होना है उसकी एक जाई बुकलेट हम आपको दे दें, ताकि आप प्रिंट कराकर या फोटोकॉपी करा के वो जो बुकलेट है वो प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक पालक को उपलब्ध करा सके। तीसरी बात जो ध्यान में रखने योग्य है, जो हमें पालकों से अपील करनी है कि जो एक बेसिक शिक्षण सामग्री होती है वो बच्चों को उपलब्ध कराएं। इसके साथ साथ हमारे जो कार्यक्रम टीवी, मोबाइल और रेडियो में आ रहे हैं, पेरेंट्स की सुविधा अनुसार ये जो डिवाइसेस हैं, सीखने के जो स्रोत हैं, यह भी बच्चों को उपलब्ध कराएं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो घर में होगी वो यह है कि जब बच्चा पढ़ रहा हो तो पूरे मनोचित्त से, पूरे एकाग्रता से बच्चा पढ़े। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि, और हमारे जो पालक हैं उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि अपने घर में कोई भी एक जगह जहां पे पर्याप्त रोशनी हो, हवा हो, वहां पे बच्चे को वो पढ़ने के लिए वो जगह उपलब्ध करा दी जाए, जिसे हम शिक्षक का कोना नाम दे रहे हैं। और प्रत्येक घर में पालकों के माध्यम से हमें एक शिक्षक का कोना निर्धारित करना चाहिए, ताकि पालक को पता रहे, हमारे बच्चों को पता रहे कि मेरे लिए जो स्थान तय किया गया है पढ़ाई का वो ये है, और पढ़ने की अवधि के दौरान मुझे कोई भी किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना करे। तो जिस तरह से हमने एक बच्चे की दिनचर्या बनाने का प्रयास किया है,
हमारे शिक्षक साथियों को जब गृह संपर्क करें या पालकों से फोन पे बात करें, तो पालकों को भी ये अवेयर करने की, ये जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि जो पढ़ाई की जो नियमित अवधि है 3 घंटे की, शाम को 4 से 5 बजे की और रात को 7 से 8 की, इस अवधि में यथासंभव बच्चों को कोई और काम ना बताया जाए। और यदि 10 से 1 में कोई मुश्किल आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो किन्हीं और 3 घंटे में बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त स्थान और समय दिया जाए। हमारे जो शिक्षक साथी हैं, आप सभी की भूमिका बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको यह सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि स्कूल बंद होने की अवधि के दौरान भी हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा कैसे सीख सकते हैं, और ये तभी संभव हो पाएगा जिस तरह से राज्य स्तर से हमने समय निकाल के, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके, तकनीक का उपयोग करके आपके पास पहुंचने का प्रयास किया है। ठीक उसी तरह आप भी थोड़ा सा अधिक परिश्रम कर आपके कक्षा में जो बच्चे अध्ययनरत हैं उन तक पहुंचने का प्रयास करें। यह एक इमोशनल अपील नहीं है, परंतु आप सभी जानते होंगे कि हमारे स्कूल्स में आने वाले जो बच्चे हैं, उनका जो सामाजिक आर्थिक परिवेश है, उन्हें सीखने के लिए अगर सबसे ज्यादा इस समय किसी की आवश्यकता है तो वो उनके शिक्षकों की है। क्योंकि कई बार बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं जो बच्चे घर पे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपने टीचर को कॉन्फिडेंस में लेके वो बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। क्योंकि बच्चों का एक बहुत लगाव होता है, बहुत प्रेम होता है अपने शिक्षक के प्रति, और आपको भी यह रेसिप्रोकेट करने की आवश्यकता है और यह प्रयास करने की आवश्यकता है कि यथासंभव अधिक से अधिक जितना भी आप समय और ऊर्जा इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में निवेश कर सकते हैं, आप सभी को वो करना चाहिए। जिन बच्चों के पास मोबाइल हैं, जिन बच्चों के मोबाइल नंबर हमारे टीचर के पास हैं, मोबाइल भी अब 2 प्रकार के हो सकते हैं। स्मार्टफोन जिसमें व्हाट्सएप है, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप स्वयं भी अपने प्रेरक मैसेज या उद्बोधन या आपकी आवाज में रिकॉर्ड किया हुआ संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से इन ग्रुप से भेज सकते हैं। जिन बच्चों के पास मोबाइल है परंतु व्हाट्सएप नहीं है, उन्हें आप स्वयं कॉल करके, और अपेक्षा है कि प्रतिदिन कम से कम 5 बच्चों को कॉल करके आप उनसे चर्चा करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे। जिन बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है, उन्हें आप प्रत्येक दिन, क्योंकि अब लॉकडाउन भी मोरलेस सब जगह ईज आउट हो चुका है, तो हमारा घर हमारा विद्यालय के कार्यक्रम के क्रियान्वयन की बहुत बड़ी कड़ी रहेगी गृह संपर्क अभियान। आप सभी से अपेक्षा होगी कि आप गृह संपर्क करें, बच्चों से मिलें, और बच्चे द्वारा जो अभ्यास कार्य किया जा रहा है, जो दक्षता की वर्कशीट है, उनकी हिंदी अंग्रेजी जो लेखन है, जो मौखिक गणित का हम लोगों ने मेंटल मैथमेटिक्स का एक बच्चों को कार्य करने को निर्देशित किया गया है, इन सभी बिंदुओं पर टीचर्स ना सिर्फ एक राइट या रॉन्ग करने वाला ही फीडबैक ना दें कि मैंने सही है तो टिक कर दिया, सही का निशान लगा के, गलत है तो गलत का निशान लगा के टिक कर दिया। फीडबैक वो नहीं होगा। फीडबैक उस तरह का होगा कि बच्चों से सामान्यतः किस किस तरह की गलतियां की जा रही हैं, और इन गलतियों को दूर करने के लिए टीचर्स को निर्देश देना पड़ेगा। उस तरह का फीडबैक है जो हम आप सभी से अपेक्षित कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई बार कुछ परिवारों में, कुछ बच्चों में, बच्चों को साइको सोशल, साइको इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो हमारे टीचर्स को भी यह बात में ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जब हम बच्चों से, उनके माता पिता से जब चर्चा करें, उनसे संवाद करें, तो हमारी जो शब्दावली हो, हमारी जो टोन हो, उसमें एक चिंता झलके, उसमें एक प्रेम झलके, ताकि बच्चे अपनी समस्याएं अपने टीचर से ठीक तरह से डिस्कस कर पाए। ये स्लाइड मुझसे ज्यादा आप अच्छे से समझते होंगे। ये जो हमारे सीखने का जो एक पिरामिड है, सीखने का जो त्रिकोण है, आपने अपने डीएड और बीएड के दिनों में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। तो जो चीज आपने देखी है, जो चीज आपने समझी है, हमने हमारा घर हमारा स्कूल कार्यक्रम में उसका समावेश करने का प्रयास किया है कि बच्चा देख के, सुन के, बोल के, करके और अपने व्यक्तिगत अनुभव से जो सीखता है, उन सभी बातों का, उन सभी सीखने की प्रक्रियाओं का हमने इस कार्यक्रम में समावेश करने का प्रयास किया है। कार्यक्रम में
जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है और शाला स्तर पे क्या हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने एम शिक्षा मित्र पे एक नया मॉड्यूल ऑलरेडी विकसित कर दिया है, जिसमें हम एक्चुअली लाइव रिपोर्ट हमें प्राप्त हो सकेगी कि हमारे कौन से शिक्षक साथी किस स्कूल में, किस एरिया में जाकर किस बच्चे से संपर्क कर रहे हैं और किस हद तक संपर्क कर रहे हैं। जब तक ये मॉड्यूल विकसित नहीं हुआ था, आप सभी के भागीदारी से हम लोगों ने एक डिजीलैब भागीदारी फॉर्म तैयार किया था, जो बेसिकली एक गूगल फॉर्म था। परंतु अब हमने इसी गूगल फॉर्म में अतिरिक्त क्वेश्चनियर जोड़ के एम शिक्षा मित्र पे नया मॉड्यूल एक अपलोड कर दिया है, जिसमें हम शिक्षकवार, शालावार ट्रैकिंग कर पाएंगे कि किस जिले में, किस विकासखंड में, किस संकुल में, किस शाला में, किस शिक्षक द्वारा क्या प्रगति की जा रही है। जब तक वो मॉड्यूल तैयार होता है, वर्तमान में हमारे पास जो डिजीलैब का फीडबैक आया है उसमें सुधार की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। हमारे जो 1 लाख से अधिक स्कूल हैं, मात्र 68,000 स्कूल्स के टीचर्स ने ही हमें कम से कम एक गूगल फॉर्म भर के उपलब्ध कराया है। यानी कि 30% शालाओं से एक भी फॉर्म्स टीचर्स द्वारा नहीं भरा गया है, जो चिंता का विषय है। और ये जो गैप है, ये जो कमी है, ये हमारा घर, हमारा शाला कार्यक्रम के क्रियान्वयन में परिलक्षित नहीं होनी चाहिए। यह हम सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में 17 जिले ऐसे हैं जहां पे 50% से कम शालाओं ने भी छात्र से संपर्क कर इस तरह का फॉर्म भरा है। और इसमें जो सबसे खराब प्रदर्शन वाला जिला है वो झाबुआ है। मुझे लगता है झाबुआ में कम से कम 2-3 हजार टीचर होंगे, परंतु उन 2-3 हजार टीचर्स ने मिलकर भी मात्र 17 स्कूल से ही जानकारी आई है, जो वास्तव में बहुत खेदजनक है। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारा स्कूल, हमारा कार्यक्रम है, झाबुआ और अधिक प्रयास करेगा और अच्छे प्रयास करेगा। 14 जिले ऐसे हैं जहां पे हमारे पूरी मशीनरी ने, हमारे अधिकारियों ने बहुत ही मेहनत की है, उत्कृष्ट कार्य किया है, जहां पे 66% से ज्यादा छात्रों से शिक्षकों ने संपर्क किया है और हमें फीडबैक के रूप में गूगल फॉर्म पे जानकारी उपलब्ध कराई है। इसमें हर्ष की बात है कि दतिया और हरदा ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पे 90% से अधिक स्कूल्स ने रिपोर्ट किया है और छात्रों से जो व्हाट्सएप पर अध्ययन किया है, डिजीलैब की जो सामग्री प्राप्त हुई है, उसके बारे में हमें फीडबैक उपलब्ध कराया है। इसी क्रम में 5 जिले जो प्रदेश में टॉप में है, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, दतिया, हरदा, पन्ना, नरसिंहपुर और बैतूल। परंतु हमारी जो चिंता है वो है अलीराजपुर, आगरमालवा, धार, बड़वानी और झाबुआ। इसमें से आप देख रहे हैं कि अगर आगरमालवा को छोड़ दें तो बाकी 4 जिलों में आदिवासी बाहुल जनसंख्या है, वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे बच्चों को और ज्यादा आवश्यकता है हमारे शिक्षक के सपोर्ट की, हमारे शिक्षक के मार्गदर्शन की और हमारे शिक्षकों से जुड़ाव की, क्योंकि ये अधिकांश इनमें से ऐसे बच्चे हैं जो, जिनके परिवारों में से वो पहली पीढ़ी है जो स्कूल में आ रही है। तो इन्हें घर पे भी बहुत ज्यादा अकादमिक सपोर्ट उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे टीचर्स की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि इन क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों से निरंतर संपर्क करें। और गृह संपर्क अभियान की सबसे ज्यादा आवश्यकता इन जिलों में। जिस तरह से हमने एम शिक्षा मित्र में जो नया मॉडल बनाया है, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, उसका जो फ्लो होगा वो इस तरह से होगा कि जब आप एम शिक्षा मित्र पे लॉगिन करेंगे, आपको बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं। तो आप देखा कि हमने एक ऑरेंज कलर से एक सर्कल किया हुआ है जिसमें डिजीलैब शिक्षा सेतु लिखा हुआ है। और इस डिजीलैब शिक्षा सेतु में ये जो ऑनलाइन मॉड्यूल है, इसमें हमारी अपेक्षा है कि हमारे स्कूल के जो प्राचार्य हैं, हेडमास्टर हैं, वो अपने शाला का, हमारे जो शिक्षक हैं वो अपने कक्षा का, और हमारे जो सीएसी हैं उनके अंदर जो एक क्लस्टर है, जो एक संकुल है, उसमें जो शालाएं आ रही हैं, इन तीनों ही हमारी जो इकाइयां हैं, इन तीनों को इस कार्यक्रम के फीडबैक के रूप में जानकारी दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ जो हमारा डिजीलैब मॉनिटरिंग यूनिट बना हुआ है प्रत्येक जिले स्तर पे, जिसमें हमारे शिक्षा विभाग के डीपीसी, डीओ और एसी ट्राइबल भी हैं, उसी तरह से हमारा घर, हमारा विद्यालय की जो अकादमिक मॉनिटरिंग है, जो फॉलोअप है, फीडबैक है और जो डिसिप्लिन एक्शन लेना है, ये जो जिम्मेदारी है ये हमारे जिले यूनिट की होगी।
जो हम लोगों ने अपना वीकली एक रोस्टर तैयार किया है, वीकली पैकेज तैयार किया है, वो समय से हमारे सभी शिक्षकों को मिल जाए, ये जिम्मेदारी हमारे जिला स्तर के अधिकारियों की होगी। साथ ही आप सबको यह भी सुनिश्चित करना है कि हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक साथी निरंतर पालकों और बच्चों से संवाद कर रहे हैं और जिस तरह का संवाद किया जा रहा है उसकी नियमित जानकारी एम शिक्षा मित्र के माध्यम से हमें उपलब्ध करा रहे हैं, यह भी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। जितना पॉसिबल हो अगर हम भ्रमण कर सकते हैं हमें भ्रमण करना चाहिए और एक ज्योग्राफिकल इकाई होती है, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, मोहल्ला हो, वार्ड हो या कोई और सीमित क्षेत्र हो, वहां पे हम चाहें तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनके साथ विजिट करें तो हमें एक फीडबैक भी मिलेगा कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में क्या क्या प्रैक्टिकल कठिनाइयां हमें आ रही हैं या कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमें कार्यक्रम में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तीसरा, इस समय हमारे शिक्षकों की या हमारे जो अभिभावक हैं उनकी बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, तो उन्हें भी आपको एक मॉरल सपोर्ट देने की आवश्यकता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे जिला स्तर और हमारे विकासखंड स्तर के जो अधिकारी हैं, इनफैक्ट हमारे संभाग स्तर के जेडीज हैं, उन्हें भी इस दिशा में इंटरवीन करने की आवश्यकता रहेगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारे विभाग की जो प्रत्येक इकाई है उस प्रत्येक इकाई की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां तय की गई हैं इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में। जिस तरह से टीचर से अपेक्षा की गई है कि वो प्रत्येक दिन कम से कम 5 बच्चों से बात करें या गृह संपर्क करें, उसकी जानकारी हमें एम शिक्षा मित्र के माध्यम से उपलब्ध कराएं, उसी तरह हमारे जो प्रधान अध्यापक हैं आपके लिए भी हमने एक मॉड्यूल तैयार कर दिया है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने क्षेत्र में, अपने स्कूल के जो कैचमेंट एरिया उसमें आने वाले जो बच्चे हैं, प्रतिदिन कम से कम 5 पेरेंट्स से उनसे बात करें और उसका फीडबैक हमें उपलब्ध करें। साथ ही आपको अपने वरिष्ठ पद के होने के नाते आपको आगे से लीड करना है, एक नेतृत्व प्रदान करना है और कोविड के दौरान भी हमारा घर हमारा स्कूल कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे हो सकता है, इसमें आपको लीडरशिप प्रोवाइड करनी है। आप लीड करेंगे तो आपके अधीन जो शिक्षक हैं आपको फॉलो करेंगे और इससे हमारे कार्यक्रम की जो गुणवत्ता है उसमें बहुत हद तक इजाफा होगा। हम लोगों ने जो राज्य स्तर से प्रयास किया है वो जो वीकली हमें लर्निंग पैकेज बनाना है, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमने जो 6 जुलाई से लेके 11 जुलाई का जो लर्निंग पैकेज है वो हमने तैयार कर लिया है। उसमें सोमवार से शुक्रवार 10 से के बीच में टीवी पे क्या आएगा, रेडियो पे क्या आएगा, हमारी दक्षता उन्नयन की जो किताबें हैं उसमें कौन सी एक्टिविटी करानी है, इन सभी बातों का उसमें उल्लेख है। तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई डिजाइन या कुछ क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। बस हम सबको यह सुनिश्चित करना है पूरी मशीनरी को, जिले स्तर से लेकर शाला स्तर की जो मशीनरी है, कि हमने जो वीकली टाइम टेबल बनाया है इसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो जाए और कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसमें किसी भी तरह का डायल्यूशन ना हो। तो साथियों, इस तरह जो हमारा पहला प्रस्तुतिकरण था हमारा